हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 1 हमारा हो चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर टेक विद्या, उस पर अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे 2 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनलिस्ट द 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट सिलेक्टेड एंड स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के स्टडी किए थे उसको हमें लिखना है। यहाँ पे से कैरेक्टर है वो यहाँ पे मैंने अलग टेबल में इसे फीड कर दिया है। अब ये टेबल मैंने मेरे हिसाब से किया है। आपको अगर सही लगे तो ये टेबल आप लर्न कर सकते हैं, नहीं तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में अलग टेबल दिया हुआ है। तो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में पहला कैरेक्टर्स था सीड शेप। बाकी के कैरेक्टर मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर एंड स्टेम हाइट। ऐसे ये 7 कैरेक्टर्स थे टोटल जो मेंडल ने स्टडी किए थे और सिलेक्ट किए थे। डोमिनेंट और रेसेसिव। इन सीड शेप में डोमिनेंट और रेसेसिव कौन से थे? राउंड और रिंकल्ड थे। सीड कलर में येलो और ग्रीन थे। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। पॉड कलर में ग्रीन और येलो थे। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल थे। फ्लावर कलर में वायलेट और व्हाइट थे। स्टेम हाइट में टॉल और ड्वार्फ। ये जो है डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स थे। आप देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी क्यों कहते हैं, इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। Mendel's law of segregation is also called law of purity of gametes because during formation of gametes the alleles segregate from each other and only one allele enters the gamete। इसका मतलब ये है, जब ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं तो लॉ गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो अलील्स सेपरेट हो जाते हैं, मतलब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर और एक ही अलील एक गैमेट में एंटर करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक गैमेट में 2 अलील एंटर कर गए तो एक गैमेट में एक ही अलील होगा प्रेजेंट। आगे, द सेपरेशन ऑफ वन अलील डज नॉट अफेक्ट अदर सिंस सिंगल अलील एंटर्स अ गैमेट मींस गैमेट्स विल बी प्योर फॉर अ ट्रेट। सेपरेशन, एक अलील का सेपरेशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, तो सिंगल अलील में सिंगल अलील सिंगल गैमेट में ही जाएगा तो वो जो गैमेट है वो उसी ट्रेट के लिए प्योर रहेगा। मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी में अगर अलील सेपरेट हो जाते हैं तो कैपिटल टी एक गैमेट में एंटर करेगा और स्मॉल टी एक गैमेट में एंटर करेगा, तो कैपिटल टी वाला गैमेट जो है वो टॉल के लिए प्योर रहेगा और स्मॉल टी वाला ड्वार्फ के लिए प्योर रहेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमको समझाया भी गया है। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सच एज टॉल मतलब कैपिटल टी एंड ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड capital T small t segregate during the formation of gametes। आगे, owing these 2 types of gametes that is capital T and small t are formed from which are pure of the characters which they carry, pure for the characters which they carry। अब आगे यहाँ पे टेबल दे रखा है कि गैमेट्स कैसे सेपरेट होंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t है F1 हाइब्रिड प्लांट में तो स्मॉल कैपिटल T अलग गैमेट में जाएगा और स्मॉल t अलग गैमेट में जाएगा। नंबर 3, यहाँ पे प्लियोट्रॉपी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। प्लियोट्रॉपी मतलब क्या होता है? अगर सिंगल जीन 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है तो हम उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इसको हम प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब आगे, प्लियोट्रॉपी का जो जीनोटिपिक रेशो होता है, प्लियोट्रॉपी का जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो 1:2 होता है। जनरली हम फिनोटिपिक रेशो अगर देखेंगे किसी भी प्लांट में F1 में तो 3:1 आता है, लेकिन प्लियोट्रॉपी में ऐसा नहीं होता है। प्लियोट्रॉपी में 1:2 रेशो आता है हमेशा। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द जीन HbS। सिकल सेल एनीमिया HbS नाम के जीन की वजह से होता है। द हेल्दी और नॉर्मल जीन विच इज डोमिनेंट इज HbA। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल और हेल्दी जीन है उसे HbA का नाम है। मतलब HbA वाला जो जीन है वो नॉर्मल और डोमिनेंट है, हेल्दी भी है। द हेट्रोजाइगोट्स और कैरियर्स, हेट्रोजाइगोट्स को हम कैरियर्स भी कहते हैं क्योंकि हेट्रोजाइगोट्स वाले ही कैरियर्स होंगे सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में। दैट इज HbA HbS। ये जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जीन का कॉम्बिनेशन है, इसको हेट्रोजाइगोट्स बोला जाता है। अगर यहाँ पे HbA HbA होता तो इसे हम होमोजाइगोट्स बोलते।
और अगर और एच बी एस भी होता तो भी हम उसे होमोजाइगोट्स ही बोलते, लेकिन यहाँ पे एच बी एस है तो इसे हम हेट्रोजाइगोट्स बोलेंगे। ये जो है ये एनीमिया शो करते एज देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू सिकलिंग ऑफ आरबीसीज। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है आरबीसी की सिकलिंग होने की वजह से। एबनॉर्मली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज सिकलिंग ऑफ आरबीसी। अगर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे भी आरबीसी सिकल शेप की हो सकती है। सिकल शेप मतलब ऐसा सांप का जो फन होता है वैसे कुछ शेप होता है, तो उसे हम शिकल शेप कहेंगे। अगर हमें प्लियोट्रॉपी को एक सेंटेंस में डिफाइन करना है तो हम उसे कहेंगे वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप। मतलब एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप कंट्रोल करता है, टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स जैसे हमने पढ़ा है। तो वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप, एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइप मतलब टू और मोर ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। अब आगे the homozygotes possessing the recessive gene HbS die because of the fatal anemia because of the gene for sickling cell anemia is lethal in homozygous condition and causes sickle cell trait in heterozygous carrier. Pure recessive form lethal होता है sickle cell anemia का because of the gene for sickling cell anemia is lethal in homozygous condition and causes sickle cell trait in heterozygous carrier. यहाँ पे अगर heterozygous carrier हम देखेंगे, heterozygous carrier में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, HbA और HbS। HbA-HbS ऐसा कॉम्बिनेशन होगा हेट्रोजाइगोट्स कैरियर में। तो हेट्रोजाइगोट्स जो है वो कैरियर ट्रेट दिखाएंगे, मतलब वो कैरियर होंगे सिकल सेल एनीमिया के, उनको डिसीज अफेक्ट नहीं करेगा, वो कैरियर होंगे सिर्फ। होमोजाइगस कंडीशन में वो अफेक्टेड होंगे। सिंगल जीन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट एक्सप्रेशन। अब आगे when two carriers are married they will produce normal carriers and sickle anemic children in the ratio 1:2:1. Out of these three children, sickle cell anemic child will die, leaving the ratio 1:2:1 instead of 3:1. अगर दो कैरियर्स मैरी होंगे और उनको अगर कोई बच्चा होगा तो उसको नॉर्मल कैरियर और सिकल सेल एनीमिक चिल्ड्रन ऐसे बच्चे पैदा होंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इन बच्चों में से 3 चिल्ड्रन सिकल सेल एनीमिक चाइल्ड विल डाई, लिविंग द रेशियो 1:2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 की जगह 1:2:1 रेशियो होगा उन बच्चों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल्स के सक्सेस के लिए रीजन पूछे गए हैं। मेंडल सर के सक्सेस के लिए रीजंस क्या थे, देखते हैं हम मेंडल के सक्सेस के लिए रीजंस क्या थे। Reason for Mendel's success. Mendel planned his experiment carefully and his experiment consisted of large sample size. मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट प्लान किए थे वो उन्होंने केयरफुली कैरी आउट किए और उनके जो रिजल्ट्स थे और उनके जो सैंपल साइज थे वो बहुत लार्ज थे। ये एक रीजन होगा मेंडल सर के सक्सेस के लिए। आगे he always recorded the result number of plants of each type and their ratios. उन्होंने जो भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए उनका हमेशा उन्होंने रिकॉर्ड रखा और उनको के रेशोज, उनका टाइप, वो सब उन्होंने नोट डाउन करके रखा था। इससे उनके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। अब आगे द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट ही चूज वेयर इजीली रिकॉग्नाइजेबल। उन्होंने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल थे। ऐसे मतलब कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं गए हो, उन्होंने इजीली रिकॉग्नाइजेबल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से जिस कैरेक्टर को हम पहचान सकते हैं ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल थे। अब आगे 7 pairs of contrasting characters that he selected were under control of single factor each. They were present on separate chromosome and were transmitted from one generation to next. उन्होंने जो 7 pairs of contrasting characters सिलेक्ट किए थे वो एक पर्टिकुलर सिंगल फैक्टर के अंडर कंट्रोल थे। मतलब उनको एक सिंगल फैक्टर कंट्रोल कर रहा था, मतलब ईच मतलब हर एक कैरेक्टर को एक सिंगल फैक्टर कंट्रोल कर रहा था। दे वर प्रेजेंट और सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहे थे। अब आगे मेंडल स्टडीड एंड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। उन्होंने डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया और हमें इंट्रोड्यूस किया। आगे
क्वेश्चन नंबर 5, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड नॉट द मदर, जस्टिफाई। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। ह्यूमन मेल इज हेट्रोगैमेटिक, जैसे हमें पता है कि ह्यूमन मेल में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है, मतलब 22 प्लस XY, ऐसी कंडीशन ह्यूमन मेल में होती है। ही प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म, मतलब ह्यूमन मेल के जो स्पर्म होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके मेल के स्पर्म में जो क्रोमोसोम जाते हैं वो एक तो 22 प्लस एक्स जाएंगे, नहीं तो 22 प्लस वाई जाएंगे। 22 ऑटोसोम्स के साथ एक्स या वाई दोनों में से कोई एक जाएगा। तो हेट्रोगैमेटिक होने की वजह से किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होता है मेल के लिए वो 22 प्लस XY होता है और फीमेल के लिए 22 प्लस XX होता है। अब मदर की बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द मदर इज, मतलब ह्यूमन फीमेल इज होमोगैमेटिक, प्रोड्यूसिंग ऑल द सिमिलर टाइप्स ऑफ OR 22 प्लस X एंड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन फीमेल में वो होता है 22 प्लस XX, मतलब यहाँ पे XX चाहिए था, तो 22 प्लस XX क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन फीमेल में। अब अगर 22 प्लस X बियरिंग स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो 22 प्लस XX ऐसा क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन बनेगा जाइगोट में, तो वो फीमेल चाइल्ड होगी। अगर 22 प्लस Y बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक को, तो वहां पे 22 प्लस XY ऐसा क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन बनेगा जाइगोट का, तो वहां पे मेल चाइल्ड फॉर्म होगा। तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड नॉट द मदर। ये कॉमनली पूछा गया सवाल है। अब आगे देखते हैं, ये वही दिया है। Thus the sex of child is dependent upon the type of sperm that father gives. Therefore, it is said that father is responsible for the determination of sex of child and not the mother. अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लिंकेज, हाउ मे लिंकेज ग्रुप टू ऑकर इन ह्यूमन बीइंग एंड मेल्स। अब लिंकेज क्या होते हैं? अगर लिंकेज इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप इज ग्रुप ऑफ जीन्स सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप जीन्स के ग्रुप होते हैं जो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं। अब लिंकेज क्या होता है? लिंकेज मतलब एक क्रोमोसोम जीन्स की टेंडेंसी टू इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब टुगेदर वो जो जीन्स टुगेदर इनहेरिट होते हैं फॉर जनरेशन टू जनरेशन और सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से। अगर सेपरेट हुए भी तो सेपरेटली फंक्शन नहीं कर पाते, उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अब लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं क्योंकि वहां पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 23 लिंकेज ग्रुप्स बिकॉज दे आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मेज प्लांट में 10 लिंकेज ग्रुप होते हैं क्योंकि मेज प्लांट में 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब आगे यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे रखा है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स की सभी की मैंने क्रोमोसोम मियोसाइट, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट दोनों भी दे रखे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। Number 7, phenylketonuria, PKU. Phenylketonuria means which is an autosomal recessive inborn error. यहाँ पे ये जो phenylketonuria है हमारा, ये इनबॉर्न एरर होता है और ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप का डिसीज है। ये जन्म से होता है, मतलब बाय बर्थ होता है। अब phenylketonuria होता कैसे? ये जो हमारा डिसीज है phenylketonuria, इस डिसीज में, इस डिसऑर्डर में फिनाइलएलेनिन का मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाता। डिफिशियंसी ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज, मतलब फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज नाम का जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी की वजह से फिनाइलएलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। अब आगे, दिस एंजाइम इज नेसेसरी टू मेटाबोलाइज द अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन टू द अमीनो एसिड टायरोसिन। ये एंजाइम बहुत ही जरूरी होता है फिनाइलएलेनिन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को में कन्वर्ट करने के लिए। कि टायरोसिन अगर कन्वर्ट नहीं होता है, अगर फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है दिमाग में, मतलब इन ब्रेन। Phenylketonuria is caused by mutations in the PAH gene on the chromosome number 12. Phenylketonuria का जो डिसऑर्डर है ये PAH जीन के क्रोमोसोम नंबर 12 पे अगर म्यूटेशन हो गया तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर इस जीन की म्यूटेशन की वजह से वो जो एंजाइम है वो बनना बंद हो जाएगा तो डिफिशियंसी हो जाएगी फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज की। आगे देखते हैं। When PAH activity is reduced, phenylalanine accumulates in the blood and cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid अगर आपको पता हो तो ब्रेन में होता है।
आई थिंक एराकोनॉइड मैटर में होता है, वो एराकोनॉइड लेयर में होता है। तो cerebrospinal fluid and is converted into phenyl pyruvate or phenyl ketone, which is toxic compound. This may cause mental retardation. Excess phenylalanine is excreted in urine, hence this disease is called phenylketonuria. अगर ये पीएच एक्टिविटी अब रिड्यूस हो गई, अब रिड्यूस होने की वजह से फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब दिमाग में। तो अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये कन्वर्ट, अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों भी कंपाउंड टॉक्सिक होते हैं। अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड ऐसे ही बॉडी में स्टोर होते रहे तो वो मेंटल रिटार्डेशन भी कर सकते हैं। और मेंटल रिटार्डेशन के अलावा ये अगर बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में तो एक्सक्रीट भी होता है यूरिन के थ्रू, इसलिए इस डिसीज को हम फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं। फिनाइल पायरुवेट का फिनाइल और कीटोन यूरिया, यूरिया का कीटोन यूरिया। ओके, अब अनट्रीटेड पीकेयू causes abnormal phenotype which includes growth failure, poor skin pigmentation, microcephaly, seizures, global development delay, and severe intellectual impairment. However, at birth, if the infant is checked for PKU, the further abnormalities can be avoided. ये अभी जो मैंने पढ़ा ये सब सिम्टम्स है फिनाइलकेटोन्यूरिया के, मींस पीकेयू के। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो ग्रोथ फेलियर, पुअर स्किन पिगमेंटेशन, माइक्रोसिफेली, सीजर्स, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। अगर किसी भी बर्थ के वक्त किसी भी इन्फेंट को, अगर मतलब हर एक इन्फेंट को पीकेयू के लिए चेक किया जाना चाहिए। अगर वो पेरेंट में दिखता है तो मतलब उसका कुछ प्रोसेस होता है, तो द फर्दर एबनॉर्मेलिटीज कैन बी अवॉइडेड। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन के लिए बोला गया है हमें, तो चलिए कंपेयर करते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है, और वाई क्रोमोसोम से लंबा होता है। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। मेटासेंट्रिक मतलब इसका सेंट्रोमियर जो वो बीच में प्रेजेंट होगा। अब वाई क्रोमोसोम जो होता है वो शॉर्टर होता है एक्स क्रोमोसोम से, और वो एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक मतलब कॉर्नर के जस्ट पीछे उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। टीलोसेंट्रिक मतलब एक लास्ट में प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, उसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और एक्रोसेंट्रिक लास्ट से पहले, तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। अब एक्स क्रोमोसोम हैज लार्जर अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। अगर यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन आपको पता है तो यू क्रोमेटिन वो लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है। तो यू क्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली नॉन एक्टिव होता है। वो यू क्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली नॉन एक्टिव होता है। तो यू क्रोमेटिन लेस मतलब लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है। एक्स क्रोमोसोम हैज लार्जर अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। तो एक्स क्रोमोसोम ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा। Y chromosome has smaller amount of U chromatin and larger amount of heterochromatin। तो Y chromosome जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली कम एक्टिव रहेगा और X chromosome ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब X chromosome has larger amount of DNA, hence it is genetically active due to more genes। ज्यादा जीन्स होने की वजह से उसमें ज्यादा DNA है और ज्यादा जीन्स होने की वजह से वो जेनेटिकली। वाई क्रोमोसोम में लेसर अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, तो उसमें लेसर अमाउंट ऑफ जीन होगा और जेनेटिकली लेस एक्टिव होगा। अब आगे, non-homologous region of X chromosome is longer and contains more gene। X क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन होता है उसमें ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और वहां पे मोर जीन्स होते हैं। और वाई क्रोमोसोम में नॉन होमोलॉगस रीजन जो होता है वाई क्रोमोसोम का वो शॉर्टर होता है और कम जीन्स होते हैं उसके पास। अब एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स एक्स लिंक जीन्स एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। एक्स क्रोमोसोम के पास एक्स लिंक जीन्स होते हैं और नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। वाई क्रोमोसोम के पास वाई लिंक जीन्स होते हैं और नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एज वेल एज वुमेन। एक्स क्रोमोसोम मेल एज वेल एज वुमेन में भी प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम ओनली मेल में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। अगर आपने क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन देखा हो मेल और फीमेल का, तो मेल में 22+XY होता है और फीमेल में 22+XX होता है। तो फीमेल में वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट ही नहीं होता, मेल में XY 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है मेल। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोरी इन दो साइंटिस्ट ने दी थी। ये पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम का डिवीजन, मियोटिक डिवीजन
क्रोमोसोम का डिवाइडेशन और डिवीजन, मियोटिक डिवीजन के वक्त, तो उसे हम उसके बेसिस पर इसकी स्टडी हुई थी और इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन और बोरी ने इंट्रोड्यूस की थी, एक्सप्लेन की थी। ये इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस थ्योरी की अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के कैरियर होते हैं। ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड बाय गैमेट्स। जो भी हेरिडिट होने वाले कैरेक्टर्स है वो गैमेट्स ट्रांसफर करते हैं, न्यूक्लियस गैमेट्स के न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं। स्पर्म्स और ओवा जो होते हैं पेरेंट्स के, उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं ऑफस्प्रिंग को। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड बाय गैमेट्स, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा ऑफ द पेरेंट्स कंटेन क्रोमोसोम व्हिच ट्रांसमिट द हेरिडिटी टू ऑफस्प्रिंग्स। आगे, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स इन सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल्स। क्रोमोसोम पेयर में फाउंड होते हैं सोमैटिक या डिप्लॉयड सेल्स में। अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट independently at meiosis. The diploid condition is converted into haploid condition. Thus, each gamete contains only one क्रोमोसोम ऑफ पेयर। गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और वहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन तैयार हो जाती है। डिप्लॉइड कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है और हर एक गैमेट के पास एक ही क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म और एग के फ्यूजन की वजह से डिप्लॉयड नंबर और डिप्लॉयड क्रोमोसोम के जो कंडीशन होती है वो रिस्टोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए इसमें। आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच शोज सच अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे पेडिग्री चार्ट दिया गया है, ये पेडिग्री चार्ट ऑब्जर्व कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। पेडिग्री गिवन बिलो शोज फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन में कैरियर वुमन मैरिंग अ सफर्ड मैन, देयर 3 चिल्ड्रंस आर इन द फॉलोइंग बर्थ ऑर्डर। अब यहाँ पे दिया गया है ये अगर सर्कल ब्लैंक सर्कल हो और उसमें डॉट हो तो वो कैरियर वुमन होती है और स्क्वायर हो तो वो मेल होता है और यहाँ पे डार्क स्क्वायर है तो वो डिसीज्ड है, मतलब मेल है लेकिन डिसीज्ड है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो साइन है इसको हम कपल कहते हैं। अब कपल के बाद यहाँ पे उनके जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरेशन में यही लिखा गया है कि कैरियर वुमन मैरिंग अ सफर्ड मैन, देयर 3 चिल्ड्रंस आर इन फॉलोइंग बर्थ ऑर्डर। उनके 3 चिल्ड्रंस है और बर्थ ऑर्डर में। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट सन इज नॉर्मल, सेकंड डॉटर इज अ कैरियर एंड थर्ड डॉटर इज अ सफरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सन, सन मतलब स्क्वायर, मेल मतलब स्क्वायर, तो सन फर्स्ट सन जो है वो नॉर्मल है, उसको सफर्ड भी नहीं है, डिसीज भी नहीं है और कैरियर भी नहीं है। और यहाँ पे जो डॉटर है वो कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। अगर डॉट हुआ सर्कल में और सर्कल ब्लैंक है तो वहाँ पे हम कैरियर फीमेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डॉटर है वो कैरियर है और यहाँ पे जो थर्ड डॉटर है वो डिसीज्ड है, वो फुल्ली सफर्ड है डिसीज से। तो आप देखते थर्ड जनरेशन, द सफरर डॉटर मैरीज अ नॉर्मल मैन। यहाँ पे सफरर डॉटर ने नॉर्मल मैन से मैरी किया है और हर चिल्ड्रंस आर नॉर्मल डॉटर एंड सफर्ड सन। यहाँ पे ये जो डिसीज्ड फीमेल है मतलब डॉटर है, इसने नॉर्मल मैन से मैरी किया है और इनके जो 2 बच्चे हुए उसमें से एक जो बॉय है वो डिसीज्ड है और एक जो गर्ल है वो डिसीज्ड नहीं है, मतलब अनअफेक्टेड है, कैरियर भी नहीं है। तो यहाँ पे पेडिग्री का एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पे ये पेडिग्री हमें ये शो करता है कि यहाँ पे जो ट्रेट है वो एक्स लिंक ट्रेट है। तो एक्स लिंक ट्रेट मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है इस ट्रेट में, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। The above pedigree shows X-linked trait. Since the criss-cross inheritance is seen in the trait, it must be sex-linked inheritance. Such trait and its inheritance can be seen in color blindness. Color blindness में ऐसे inheritance देखे जा सकते हैं क्योंकि color blindness एक X-linked trait है।